हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड के साथ मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, ना कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, ना मैं म्यूचुअल फ़ंड का काम करता हूँ। राइट, कोई हमारा लाइफ इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है। अब ये टॉपिक क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कुछ हमारे बहुत, जैसे कहते हैं, अच्छे क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे लोगों के हमने इतने सालों में पॉलिसीज़ की हैं, तो दोस्ती हो जाती है, रिलेशन बन जाता है। तो उनमें से काफ़ी लोगों के प्रश्न आए इस तरीके से कि सर, स्टॉक मार्केट गिर गई है तो क्या करना चाहिए। जैसे किसी ने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई आप कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर दीजिए। देखिए, एज अ डिस्क्लेमर, मैं साल में शायद बहुत बहुत कम अमाउंट है, टैक्स बचाने के लिए भी मैं ELSS टाइप के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं किसी को यहाँ पे ये कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड करें या ना करें। राइट, तो एज सच जब भी हम कोई भी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो आप थोड़ा सा एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि अब जैसे स्टॉक मार्केट गिर गई है, तो आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड की टीवी के ऊपर एड्स आनी काफ़ी कम हो जाएंगे। राइट, जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है तो वहाँ पे आपको बार बार टीवी के ऊपर ऐड आएगी। बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, पुराने एक्टर वगैरह सारे आके बोलेंगे म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, सबको अपना अपना काम करना है। मेरी अपनी ऐसी पर्सनल समझ है कि ज़्यादातर लोग, 99.9% लोगों को स्टॉक्स के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है। ऐसे हमारे एक दो छोटे शहरों से कुछ क्लाइंट्स हैं, उनसे बात हुई, वो भी साल महीने का 2000 पे SIP चला रहे हैं। मैं नॉर्मली उन लोगों को मना कर देता हूँ कि भाई क्यों म्यूचुअल फंड में जा रहे हो। बात ये नहीं है कि भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भी म्यूचुअल फंड से दूर हो, इक्विटी मार्केट ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब है। देखिए, मेरी अपनी लाइफ की एक समझ है, थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप एक स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में सेविंग्स नहीं करते, आप स्टॉक मार्केट में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी के अंदर भी कल को आपको सेल करना है, लिक्विडिटी का एक क्राइसिस रहता है। तो जब आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि क्या आपको उस गेम के रूल्स मालूम है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अंदर फ़र्क मालूम है, क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि नहीं है। राइट, देखिए, अगर कुछ स्टेप्स हम लगाएं लाइफ के अंदर, मेरा ऐसा एक जनरल ओपिनियन है कि जब तक आपकी सालाना इनकम 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं चल जाती, तो शायद कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, तो आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से दूर रहना चाहिए। मुझे अगर आज की डेट में मेरी उम्र 25-30 साल की होती तो मेरे कुछ स्टेप्स होते लाइफ के अंदर। सबसे पहले मैं एक अपना अच्छी काबिल अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करता, कुछ स्किल्स उगार करता, शादी से पहले कुछ अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करता, ताकि मेरी इनकम एक डिसेंट लेवल पे आ जाए। इसको आने के बाद मैं क्या करता, जो कोशिश ये रखता कि भी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, कार है, कार लेनी है सेकेंड हैंड ले लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो CNG पे चला लो, डीजल चलो, पेट्रोल मत लो। ऐसे कर करके कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता। कपड़े के ऊपर पैसा नहीं खर्च करता, स्विगी जोमेटो के ऊपर कोई भी चीज़ें इनवाइट नहीं करता, शायद कुकिंग सीख के पैसे बचाने की कोशिश करता, थोड़े से पैसे जोड़ता। कितने पैसे जोड़ने? कम से कम 6 महीने के आपके पास कॉन्टीजेंसी का एक फ़ंड क्रिएट करते हैं, यानी एक स्टेबल इनकम आ गई और मैं अपनी थोड़ी सी सेविंग करके रखता। अब ये सेविंग कहाँ पे करता? ये मैं शायद एक फ़िक्स डिपॉजिट करा लेता। इसके बाद मेरी जो सेकंड कोशिश होती वो होती कि अगर किसी भी तरीके का मेरा कोई लोन वोन चल रहा है तो उसको मैं बंद करने की कोशिश करता। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी मैं ख़रीदता ही नहीं, है ना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या आ जाती है। उनको वो पेमेंट सर्कल में जाके फिर अपनी सिबिल हिस्ट्री ख़राब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, आपकी सिबिल की हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो ख़राब हुआ होगा, क्यों? आपको समझ नहीं थी। ये यार इक्विटी मार्केट का है, जब तक समझ नहीं है तो पंगा मत लीजिए।
तो कुछ मैं पैसे जोड़ता और उसके बाद अगर मेरे पास कुछ सेविंग से ज़्यादा बढ़ के पैसे होते तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता, या तो मैं अपनी जॉब से गैप लेके हायर एजुकेशन करता, ताकि अगर मेरे को नौकरी ही करनी है, या मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करता अगर थोड़े से पैसे पड़े हैं, या मैं कोई पार्ट टाइम 2 पैसे और कमाने की कोशिश करता, कहीं पे थोड़ा सा काम के अंदर इन्वेस्ट करता। सबसे अच्छी मैं इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करता कि भी साल में अगर 50,000 लाख रुपए इकट्ठे होते तो मैं अपनी इनकम, मेरी अगर इनकम 25,000 होती तो किस तरीके से मैं वो लाख रुपए अपने ऊपर स्पेंड करूं, कोई पढ़ाई करूं, कोई नॉलेज एक्वायर करूं, किसी से कुछ सीखूं, ताकि मेरी अगर वो 25-30 की इनकम है वो बढ़ के 50,000 हो जाती, तो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता। जब तक मेरी एक स्टेबल इनकम नहीं आती, अब स्टेबल इनकम आज की डेट में हमें 50,000 की इनकम हमेशा टारगेट करनी है। जब तक 50,000 रुपये महीने की इनकम नहीं होती, ये इक्विटी मार्केट वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी बहुत ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए। ये अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हुए हो। जैसे होती है ना कि शादी की एक एज होती है, तो उसी तरीके से आपको तैयार होना है। जब मुझे इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ आनी है, उससे पहले मेरे पास एक कॉन्टीजेंसी फ़ंड हो। 6 महीने का था, धीरे धीरे करके अगर दिमाग की बहुत ज़्यादा आपको आराम चाहिए तो 2 साल का कम से कम, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, दोनों केस में कम से कम 2 साल का कॉन्टीजेंसी फ़ंड तो बना के रखते। किस में? फिक्स डिपॉजिट में। अगर किसी की साल की इनकम नहीं, मैं खर्चे बोलता हूँ कि भी 4 लाख रुपए हैं, तो 8 लाख रुपए तो हमेशा आपके पास कॉन्टीजेंसी फ़ंड होना चाहिए। ये होने के बाद फिर कोशिश करिए क्या घर में पेरेंट्स में से या भाई बहन में से, अगर किसी की शादी हुई है तो वाइफ से, क्या हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। किसी की अभी 2 बच्चे हैं, किसी के वाइफ घर पे फ्री बैठे हैं, तो क्या वो कोई खाने पीने का काम, टिफ़िन का काम, या अगर पुराने उनको किसी चीज़ का शौक़ था, डांस का शौक़ था, तो केवल डांस क्लासेस अपनी रिवाइव कर सकती हैं, फिटनेस भी रहेगी, 2 पैसे ट्यूशन से आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फोकस क्या करना है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। जब तक आपके 2 सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनते, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को ये अच्छा ना लगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये इक्विटी मार्केट वगैरह से दूर रहना चाहिए। क्यों चाहिए वो दूसरा इनकम? भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, भगवान ना करे आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आप अपाहिज हो जाएं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या हमने उसकी तैयारी की है? 1 और 1 11 होते हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी पर्सन के पास टर्म प्लान है 1 करोड़ रुपए का, उस पर्सन की, मैं बायस नहीं हूँ, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक पर्सन की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए उसकी वाइफ को कंपनी दे देती है। कितने लोग हैं इंडिया में, मेल या फीमेल, जितने 1 करोड़ रुपए को हैंडल करने की क्षमता है? लोग मुझसे कई बार बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, दिस एंड दैट, ये वो। भाई कल को मुझे वाकई कुछ हो जाए तो क्या आपने उसकी तैयारी की है, वसीयत की है? आपके जीमेल के पासवर्ड्स, ईमेल्स वगैरह कहीं पे किसी से लेना है, देना है, और वो 1 करोड़ रुपए को हैंडल कैसे करेंगे? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बात करिए। आपको मार्केट की, दुनिया की हर एक चीज़ की नॉलेज है, इस चीज़ की क्या आपके परिवार का नॉलेज है? फिर आपने बाई चांस, देखिए सॉरी, इक्विटी से छोड़ के मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। अब बाई चांस पर्सन की डेथ होगी, तो क्या आपको मालूम है कि टर्म इंश्योरेंस या जो आपके होते हैं, इसके अंदर आपको कुछ पैसा अपने पेरेंट्स के लिए भी छोड़ना है। वाइफ के लिए ज़रूर छोड़िए, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन 20-25% तो पेरेंट को भी बेनिफिशियरी बनाइए ना। बुढ़ापा सारी ज़िंदगी उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, 100% पैसा वाइफ के नाम पे जाना, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आप में से किसी चीज़ को, ये चीज़ किसी पर्सन को गलत लगे, माँ बाप का भी हक बनता है पैसे के ऊपर। पर्सन के जाने के बाद उनके भी बुढ़ापे पे अगर आप हर महीने उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इनकम में से, तो आपके टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी होना चाहिए। जब ये चीज़ें मैंने की नहीं है तो इक्विटी मार्केट तो बहुत दूर की बात है। अब इक्विटी मार्केट में क्या होता है, इंडिया में मैनिपुलेशंस वगैरह बहुत होती हैं, एकदम से मार्केट बढ़ रही है, अरे लेना रिस्क लीजिए, लेकिन कम से कम 1-2 साल की पहले ट्रेनिंग तो लीजिए। SIP चला रहे हैं, अगले 1 साल के अंदर वो जो पैसा है आप इक्विटी मार्केट के अंदर अंडरस्टैंड करिए ना करिए तो आपका डिसीजन है। मुझे क्या लगता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट होती है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है, चाहे गोल्ड है, चाहे इक्विटी है, चाहे रियल एस्टेट है, लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे ऐसा लगता है
कि सारे सभी की रिटर्न एक जैसी होती है। अगर आप 20 साल तक उस मार्केट में रहते हो तो, राइट, अगर आप इक्विटी मार्केट में रहो, आपको कितनी बार रीशफलिंग करनी पड़ती है, हर एक 1-2 महीने, 4 महीने, 6 साल, 2 साल में अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है, एसेट एलोकेशन करनी है। आप ये सोच के तो देख लो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर। आपने एक फ्लैट ले लिया, उसका आपने कुछ नहीं भी किया, मेंटेन करो, रेट तो अपने बढ़ता रहेगा ना, बार बार रीबैलेंसिंग नहीं करनी होती। तो वो जो आपने मैन आज जो अपनी एनर्जी, जो टाइम, जो अपना खून जलाया है, उसकी भी कीमत है। वो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, दिन में 4-4 बार चेक कर रहे हो मार्केट ऊपर नीचे जा रही, करिए, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। बट आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो दौलत है वो समय है। इक्विटी में जाइए, अगर आपको गेम समझ आती है करके छोड़ दिए, फिर उसको 2-2, 6-6 महीने में, 3-3 दिनों में चेक मत करिए उसको यू नो, यानी आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, तब आप इसके अंदर आइए। नहीं तो आप क्या बनेंगे, आप जुआ खेलेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, सुबह ये शाम को ये, राइट। इसलिए मैं इक्विटी मार्केट को बुरा नहीं बोलता हूँ। जब हमें कोई गेम खेलने के लिए आना है तो प्रोफेशनली उसके अंदर आना चाहिए। इन्वेस्टिंग करिए, चाहे गोल्ड लीजिए, चाहे आप एफडी में जाइए, आरडी करिए, स्टॉक मार्केट में जाइए, कहाँ मर्जी जाइए, आपको उस बिज़नेस की, उस धंधे की नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं, तभी सक्सेसफुल होता है अगर वो उसी स्ट्रीम के अंदर कर लेते हैं, राइट, क्योंकि आपको उसके प्रो एंड कॉन्स भी मालूम है। वो जो लॉस आ सकता है एकदम से, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, उसमें गलत कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आएगी तभी पैसा ज़्यादा बनता है, लेकिन उसके लिए आप टाइम कितना लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर आइए। मैं ये नहीं करता हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक करना चाहिए, लेने चाहिए, इंडेक्स फंड में जाना चाहिए, या आप डायरेक्ट SIP करिए। मेरे को तो देखिए इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, मैं इसके अंदर नहीं आता, लेकिन इस चीज़ की मेरे को समझ है लाइफ के अंदर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ों के करने के तरीके होते हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले, क्योंकि एक्सपोजर इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अपनी पूरी फाउंडेशन क्लियर करिए, सारा दिन करिए, काम 24 घंटे करिए, दुनिया भर में स्टॉक खरीदिए, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को सीख लीजिए। नेगेटिव्स क्या होते हैं मार्केट के, ऐसा ना हो कि भी शौक के अंदर आ रहे। कितने लोगों को मैं जानता हूँ 12,000 रुपये इनकम है और 2,000 रुपये महीने कैसे भी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हो? 2,000 रुपये अपने ऊपर लगाओ, कुछ ना कुछ पैसे कमा लो, अपनी इनकम को 10,000 से 15,000 करो, 50% का हाइक आ गया है, राइट। अपनी प्रोटेक्शन करिए, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करिए, टर्म इंश्योरेंस बाय करिए, उसके बाद सेविंग्स करिए। सेविंग करके जब आपके पास एम्पल एक आपने एसेट एलोकेशन कर दी, अपना सेफ्टी वगैरह सब कुछ कर दिया कि रिस्क को बर्दाश्त करनी, जाइए इक्विटी मार्केट 24 घंटे करिएगा, राइट। तो जस्ट सिर्फ ये आजकल का सिनेरियो ऐसे चल रहा है। मेरे पास तो कोई टिप्स विप्स होते नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एक्टिवली देखता नहीं हूँ। मन की शांति भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी पर्सन ने मेरे को पूरा शेयर नहीं आ रहा, लेकिन उसके एंड में यही होता है कि भी कफन में जेब नहीं होती, राइट। तो ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल के अंदर पैसे पे खर्च, किसी चीज़ पे खर्च करना है तो भाई एक साइकिल ले लो 2,000 रुपये की पुरानी वाली, ठीक है। पुराने वाली डंडे वाली साइकिल आती थी, वो ले लो, सबसे अच्छी थी, गद्दी भी बढ़िया होती थी, अच्छी चलती थी, जहाँ मर्जी घुसा दो वो भी चलती थी, राइट। तो लीजिए, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए, है ना। अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करिए, खुश रहने पे अपने आप को इन्वेस्ट करिए, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ को समझने में इन्वेस्ट करिए, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो असली इन्वेस्टमेंट है, यू नो। मेरे बहुत पुराने जब मैं नौकरी करता था किन्हीं के ऑफिस में गए थे हम लोग, उनके ऑफिस में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, गोल ऑफ अ गोल इज़ हैप्पीनेस। किसी भी चीज़ का जो गोल होता है, यू नो, आप कुछ गोल आपने किया, मेरे को ये ज़िंदगी में हासिल करना है, उसका असली गोल क्या है? वो चीज़ आपने हासिल कर ली, उससे क्या मिल रहा है? असली गोल खुशी है। पैसे से भी खुशी मिलती है, ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह भी खा सकते हो, महंगी चीज़ें, ये जो मैदा है, चीनी है, इन चीज़ों से दूर रहो। अगर कोशिश करते हो कि थोड़ा सा घूमने फिरने की बजाय ये ढूंढो ना कि कहीं किसी बाग में जाके वहाँ से आम तोड़ के लेके आओ, खुद घर पे पकाओ नेचुरल वे में, है ना। तो आपको शायद इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है। आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है और आने वाली है, वो है मिलावट। उसी से बची, उसके ऊपर मेहनत करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ करें, एक छोटी सी क्यारी लगाने पे इन्वेस्टमेंट करिए,
खाने पीने के अंदर अपना उगाने की कोशिश करिए, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी से हर एक को एक देखने का लाइफ में नज़रिया होता है। मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस में आज भी 99.9% हेल्थ ही है, इंश्योरेंस तो एक छोटा सा पार्ट है, राइट। तो चलिए जी, मैंने थोड़ा सा आपको बोर किया। बाई चांस किसी को ये चीज़ें अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं तो आप सबको राम राम, जय हिंद।